नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के एक बड़े मुद्दे की और बड़े मामले की। जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के स्कैम की चर्चा पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर के इसका जिन अब तक भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसे बड़ा सियासी मुद्दा भी बनाया गया। बीजेपी ने प्रदर्शन किए, कई जगह पे सभाओं में इसका जिक्र किया। ना केवल यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने विधानसभा इलेक्शन के दरमियान, पार्लियामेंट इलेक्शन के दरमियान इसका चर्चा की। कहा गया कि पैसा केंद्र भेजता है और यहां मिली भगत से उसका भ्रष्टाचार हो रहा है। खैर, अब ईडी के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो की भी एंट्री है। सरकार ने परमिशन दे दी है, पी दर्ज हो गई है। 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एसीएस अग्रवाल और पूर्व मंत्री महेश जोशी का भी नाम शामिल है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि महज इसे एक सियासी नफे नुकसान को लेकर के, नफे के लिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है और एसीबी की एंट्री कराई है। खैर, लेकिन अब ये मुद्दा तो है, एफआईआर दर्ज भी हुई है, जांच भी होगी और जब जांच होगी तो चीजें भी कई सामने आएंगी। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस का जो आरोप है कि इसे केवल सियासी रंगत देने के लिए, इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए इसे मामले को दर्ज किया गया है। हमारे साथ भरत मेघवाल साहब कांग्रेस से है और भाजपा से हमारे साथ विकास सोमानी साहब हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ में हैं। मैं भरत जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के एक नेता से बात कर रहा था तो कि कुछ नहीं, मुद्दा केवल बस चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? तो एंटी करप्शन ब्यूरो में अगर मामला दर्ज भी होगा तो क्या चुनावी फायदा होगा इससे बीजेपी को? कही गई है चुनावी मामले, चुनाव में एक ऐसा फायदा होता है कि एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि साहब किस तरीके से भ्रष्टाचार का काम किया गया है। पिछले 1 साल से आप देखिए किस तरीके से जेजेएम के ऊपर आरोप लगाए गए, बात की गई। सबसे पहली बड़ी बात तो ये होती है कि जब इसके अंदर जब पहली बार घोटाला उजागर हुआ तो एसीबी ने इसके ऊपर कार्रवाई करी। उसके बाद जब लेन देन बड़ा होता गया तो उसमें ईडी की एंट्री हो जाती है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ईडी के दफ्तर पर जाकर कुछ दस्तावेज देते हैं और फिर पूछताछ के लिए लोगों को बुलाया जाता है और उसके बाद सीबीआई की भी एंट्री होती है। जब 2 केंद्रीय जांच एजेंसी इसके सम्मिलित है तो एसीबी द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज बताता है कि जो दोनों केंद्रीय एजेंसी है उनकी कार्यशैली पर या तो राज्य सरकार को भरोसा नहीं है या फिर केंद्र सरकार को भरोसा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पिछले 10 महीने में अभी तक ये कोई आरोप सही तरीके से तय नहीं कर पाए और ना ही कोई दस्तावेजों की पुष्टि कर पाए। एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान कन्विक्टेड हो चुका है। इन्होंने एफआईआर दर्ज की है, जांच करी है। जांच आप पिछले कई समय से करते आए, ईडी ने भी कई बार सुनवाई के लिए बुलाया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जेजेएम जो कि केंद्रीय स्तर पर जिसका पैसा रिलीज किया जाता है, तो क्या केंद्र के जो अधिकारी थे उनका कोई सुपरविजन नहीं था? जब पैसा रिलीज हो रहा था, जब कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, तब क्या जो केंद्र के अधिकारी थे उन्होंने इस चीज को नहीं देखा? और दूसरी बात, आरोप जो ये लगा रहे हैं, मैं एक ये भी चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारे माननीय मंत्री है, कई बार मैंने इन्होंने कहा कि जाबर सिंह खर्रा जी पे तो एसीबी ने आरोप ही तय कर दिए थे, तो फिर आज वो जिस तरीके से घूम रहे हैं तो किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस चीज की बात कहती है? और ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों पे ही ईडी, सीबीआई, एसीबी के छापे पड़वाती है। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार 25 में से 22 लोग ऐसे हैं जिनके जो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए ईडी, सीबीआई के जो छापे पड़े थे उन चीजों को। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए, एक जनता के अंदर नैरेटिव बनाने के लिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जबकि सत्यता यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो खुद वॉशिंग मशीन कहलाई जाती है एसीबी, ईडी, सीबीआई में जो मामले, उन मामलों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए। तो ये जो हम देख रहे हैं, आप ये देखिएगा आने वाले समय में ये सब चीजें शांत होती जाएंगी। और अगर आपको ध्यान हो तो जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर आरोप लगे थे चिटफंड कंपनी के, इस सरकार ने उसमें एसीबी ने क्लीन चिट दे दी थी कोर्ट के अंदर जाकर। वहां पर कोर्ट के ऊपर क्यों नहीं इन्होंने सुनवाई होने दी, जांच होने दी? और जांच होने के बाद अगर कोई चीज होती, उन्होंने कहा इस पे आरोप ही नहीं बनता, एफआईआर में उनका नाम ही नहीं है। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी जिसका दोहरा चाल चरित्र हमको देखने को मिल रहा है। और माननीय पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी बार बार ईडी की सुनवाई में भी गए हैं और कहते हैं जिसने कोई गलत किया नहीं उसके ऊपर कोई आंच नहीं। अगर इतना ही होता तो ये प्रमोशन क्यों दे रहे थे अधिकारियों को? आप अधिकारियों को एपीओ कर सकते थे, लेकिन आपने उनको प्रमोशन दिया, उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग दी और आपके कार्यकाल में वो अधिकारी लगे हुए हैं।
जी चलिए, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं सोमानी साहब का रुख करना चाहूंगा। विकास जी, कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन के आसपास का मामला, ये चुना है इन्होंने समय, और इससे केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, और जैसे पिछले दिनों थी बड़ी मछली नहीं बख्शी जाएंगी जल्दी। इसके अंदर दो मुद्दे ऐसे थे, एक पेपर लीक, दूसरा जल जीवन मिशन, जिसको कानून व्यवस्था के साथ भी जोड़ा गया, भ्रष्टाचार के साथ भी जोड़ा गया। अब कांग्रेस का आरोप है कि केवल और केवल इसे सियासी मुद्दा बनाने के लिए दर्ज किया गया है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। ईडी कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन ठंडे बस्ते में मामला चला गया, क्योंकि कुछ था ही नहीं, ना कोई पकड़ा गया। और दोषी होगा तो जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, उसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन बाइस्ड होकर के नहीं, और केवल चुनावी फायदा लेने के लिए नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस का आरोप है बीजेपी पर। योगेंद्र जी, जो ये मुद्दे की बात कह रहे हैं वो हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा था। पेपर लीक माफिया जिस तरह से कार्रवाई कर रहे थे, और वर्तमान में जो पेपर लीक के साथ साथ ये जेजीएम घोटाला, ये सबसे बड़े घोटाले थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी जब कांग्रेस सरकार थी, जब भी लगातार इसके बारे में आवाज उठाते रहे हैं, और उस आवाज उठाने के बाद आप देखो कि 7 अगस्त 2023 को पहला जो है मुकदमा इसमें दर्ज होता है, और मायाराम सैनी और इसमें गिरफ्तार होते हैं। तो जो एविडेंस के साथ ट्रेप किए जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस सरकार की बात मान लिया, लेकिन वो घोटालों की जो बूथ थी वो लगातार आती जा रही थी। उसी का एक ये था कि इनको एक पूरी कार्रवाई हो गई। लेकिन करोड़ों रुपए का जो घोटाला, 2100 करोड़ रुपए का लगभग का जल जीवन मिशन का जो घोटाला हुआ, जो राजस्थान पैसे देने के मामले में नंबर 2 था, क्योंकि माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जल शक्ति मंत्री राजस्थान से थे, और लगातार जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था 2019 में 15 अगस्त से जब घोषणा की थी कि 5 साल 2024 मार्च तक ये जल जीवन मिशन को कंप्लीट करना है, और 11,39,000 जब तक जल कनेक्शन राजस्थान में थे, और 92 लाख के लगभग जो जल कनेक्शन देने थे, वो तय रूप के अनुसार जो कार्रवाई करनी थी, उसमें कांग्रेस सरकार ने सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं। और रही बात, अब रहे बार बार इस बात का आता है कि चुनाव की टाइम पीरियड, चुनाव का टाइम पीरियड, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जब शपथ ली दिसंबर में, और 18 मार्च 2024 को पहला पत्र सीबीआई को लिखा कि ये जल जीवन मिशन में जो घोटाला उसकी जांच के लिए, और केंद्र सरकार ने भी 22 अप्रैल को सीबीआई को इसकी जांच करने के लिए पत्र लिखा। उसके बाद जब ईडी द्वारा 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई, और इसमें लगातार जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र से मामला हो, चाहे फर्जी फर्म जो श्याम ट्यूबवेल को देने का मामला हो, पद्मचंद जैन की जो फर्म है, चाहे गणपति ट्यूबवेल जिसमें महेश नाम से जो है, इन्होंने लगातार जो कार्य किए दौसा में, अलवर में, जहां पाइप की स्थिति देखो तो पाइप की क्वालिटी देखो, और करोड़ों रुपए यहां पर आया, और सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। रही बात यह कि लगातार जब जांच चल रही है, लगातार जब गिरफ्तारियां चल रही है, चाहे पेपर लीक के मामले में हो, चाहे जल जीवन मिशन के मामले में, कांग्रेस, हमारे साथी अभी भरत जी बार बार आवाज उठा रहे थे कि उन अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया गया। देखिए, माननीय कन्हैयालाल चौधरी जी जो जलदाय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे इन्हीं अधिकारियों से काम करवाना है जब तक जेएन की भर्ती नहीं हो जाती, क्योंकि जेएन की भर्ती पेंडिंग है। तो नीचे मॉनिटरिंग के लिए जब स्टाफ नहीं रहेगा तो एक तय प्रक्रिया के अनुसार जो डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा योगेंद्र जी स्पष्ट रूप से कि वर्तमान में इस मुकदमे में जो दर्ज हुए हैं 22 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा एसीबी द्वारा दर्ज किया गया है, उसमें 18 के लगभग अधिकारी है, और 2 जो फर्म का है, और 2 जो मध्यस्थ हैं, दलाल टाइप जो है। तो इस तरह की जो इसमें वो लोग भी शामिल है, 1-2 अधिकारी या 2-4 अधिकारी जिनका प्रमोशन डिपार्टमेंटली, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया एसीडी एसीबी अपने स्तर पे जो कार्रवाई कर रही है, और भ्रष्टाचार करने वाला किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं अभी एक बात और कहना चाह रहा था, अगर ये क्लीन चिट की बात करते हैं, एसीडी एसीबी क्लीन चिट दे दे, वो जांच का विषय अगर मान लो पूर्व मंत्री के, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला जो पहले 900 करोड़ का था, फिर बढ़ते बढ़ते 2100 करोड़ तक पहुंच गया, तो ये इतना बड़ा घोटाला किसी बड़े किसी के हाथ के बिना, राजनीतिक संरक्षण बिना संभव नहीं है। जैसे जैसे क्ल्यू, पूर्व में भी एसीडी एसीबी के एडिशनल चीफ द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। अब आप भी एक बात और करना चाहूंगा योगेंद्र जी, अंतिम बात को मैं अपनी बात करना चाहूंगा। ये बार बार टाइमिंग की बात करते हैं। जब पद्मचंद जैन को गिरफ्तार किया गया, जब संजय बड़ाई को गिरफ्तार किया गया, जब उनको उनको गिरफ्तार किया, जब कौन सी टाइमिंग थी? ये टाइमिंग तो एक तय प्रक्रिया के अनुसार साक्ष्य संकलन करते हुए गिरफ्तारी हो रही है। जो जिस समय पे गिरफ्तारी हो रही है वो होगी। इससे भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव के माध्यम से भ्रष्टाचार को हटाना है राजस्थान से, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कह चुके हैं, तो भ्रष्टाचार की जो भी कार्रवाई वो लगातार अनवरत रूप से चलेगी, चाहे वो एंटी साइबर क्राइम के माध्यम से हो, चाहे एसआईटी के माध्यम से हो, चाहे एंटी गैंगस्टर टीम के माध्यम से हो, चाहे जल जीवन मिशन में जो कार्रवाई हो उसके माध्यम से।
चलिए विवेक, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। इस एफआईआर के बाद में क्या माना जा सकता है? कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या जांच का विषय है? एफआईआर तो दर्ज हो सकती है, ये तो अभी नतीजे पे पहुंचेगी जब कोई बात होगी सामने। बिल्कुल, देखिए जल जीवन मिशन हर घर तक नल जो है वो पहुंचाने की ये योजना थी, लेकिन शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो एसीबी की ओर से इस मामले में कार्रवाई की गई थी। जयपुर के पोलो विक्ट्री इलाके में दबिश दी गई थी और उस दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच निजी व्यक्तियों के जरिए जो है करीब 2,20,000 रुपए की लेन देन करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने प्रदेश में छापेमारी की। जलदाय विभाग के कई अधिकारी, कई ठेकेदारों और निजी व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। लाखों रुपए की नकदी और सोना जो है वो भी बरामद किया गया। वहीं अब फिर एक बार ये मामला जो है वो एसीबी के पाले में चला गया। एसीबी ने इस पूरे मामले में फिर मुकदमा दर्ज किया और अब जांच शुरू की है। अब ये जरूर माना जा सकता है कि जिस तरह से पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी का नाम इसमें शामिल है, जलदाय विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों का नाम इसमें शामिल है, कई ठेकेदार और निजी फर्म जो थे उनका नाम इसमें शामिल है, कई निजी लोग जो है वो भी इसमें शामिल है। इस पूरे मामले में निजी लोगों का ये रोल बताया गया कि उनके जरिए जो है वो विभागीय अधिकारी और पूर्व जो जलदाय मंत्री थे उनके बीच मध्यस्थता का काम उनके पास था। पैसों के लेन देन का काम जो है वो किया करते थे और इसके बदले में ऐसी फर्म जिनके पास में जो है निर्धारित वो इस ठेका लेने के लिए पात्र नहीं थी या फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए उन्हें इस ठेके दिए गए थे। तो इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। जो अभी मंत्री किरोड़लाल मीणा है उनकी ओर से इस प्रकरण को पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान उठाया गया था। अशोकनगर थाने पे उन्होंने जो है धरना दिया था। इस पूरे मामले में जो मंत्री थे जो किरोड़लाल मीणा है उन्होंने करीब 2,000 करोड़ का एक घोटाला बताया था और जांच के दौरान सामने भी आया था कि हरियाणा की जो स्क्रैप कारोबारी से उनसे जो है पुराने पाइप खरीदे गए थे और यहाँ पर उनको इस्तेमाल किया गया था। तो काफी गंभीर आरोप इसमें लगे थे और अब फिर ये मामला जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। कई ठेकेदारों को गिरफ्तार किया गया, निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और पूर्व मंत्री जो महेश जोशी है उनके करीबी जो संजय बड़ाया थे उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच जरूर जारी है, लेकिन फिलहाल दोनों ही दलों की ओर से इस मामले को लेकर सियासत जो है वो जरूर की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अब एसीबी का क्या रुख रहता है, किस तरह से जांच की कार्रवाई आगे बढ़ती है, क्या पूर्व मंत्री महेश जोशी पर एसीबी का शिकंजा जो है वो कस सकता है, क्योंकि इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए कई बार बुलाया था और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो भी आगे जांच कर रही है। तो फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि जांच होगी और जांच के बाद में किस फैक्ट पे कहां नतीजे पे पहुंचती एजेंसी वो देखने वाली बात होगी। अगर जांच होती है तो कोई मुश्किल की बात नहीं, हाँ, लेकिन अगर जांच में कुछ साबित होता है तो महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अगर मुश्किलें बढ़ेंगी, चीजें सामने आएंगी तो बीजेपी से आने वाले दिनों में एक मुद्दा भी बना सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान है जो मेल के एड्रेस आए हैं और जहां से फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं और जिस तरह से बिना कार्य आदेश के ही कई भुगतान हुए और उन पे काम भी नहीं हुआ और वो देखा गया, तो इस तरह के मामले सामने आए हैं। और जो ओएसडी हुआ करते थे सुबोध अग्रवाल महेश जोशी जी के, उनके द्वारा लगातार जो अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे थे या भ्रष्टाचार में सहयोग नहीं कर रहे थे या किसी तरह से उस कार्य को परिणति के रूप में परिवर्तन नहीं होने दे रहे थे, जो सुबोध अग्रवाल जो है ऐसे जो भी हैं वो उनके मुख्य अधिकारी जो महेश जोशी जी के थे वो लगातार मॉनिटरिंग इस तरह की कर रहे थे। तो उसमें कई बार ये चीजें सामने आई और जहां तक विषय है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से जहां से जो संपर्क हो रहा है, इसके क्ल्यू के बाद ये तय कहीं ना कहीं अगर कोई प्राथमिकी दर्ज होती है तो कहीं इस तरह के साक्ष्य, क्योंकि एक पूर्व मंत्री के खिलाफ जब कोई एफआईआर नामजद दर्ज होती है तो इसके पहले ये जरूर देखा जाता है कि वो साक्ष्य वहां तक, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला आवाज लगातार उठती रही, बार बार एक बात कहते हैं कि ईडी आई क्या मिला, सीबीआई क्या मिला। भाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जब वो काम करती है तब एक से एक क्ल्यू जोड़ती जाती है और जब इसमें अगर तय माना जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। बार बार बड़े मगरमच्छ बड़ी मछली जो बात कहते आती है, कांग्रेस इस बात को कहती है, तो आप ऐसा निश्चिंत रहिए जहां से जो कार्रवाई की गई, जो इसमें आरोपी पाया जाएगा, यह नहीं कि प्रीजुडिस रूप से कार्रवाई की जाए, ये कार्रवाई कानून के अनुसार, और सरकार अगर भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त है तो उसको किसी हालत में बख्शेगी नहीं, क्योंकि यह प्रण भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कि भ्रष्टाचार में चाहे वो अधीनस्थ आयोग हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे जल जीवन मिशन घोटाला हो, जहां जहां भी जो इसमें लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी
और ये लगातार कार्रवाई 8-10 महीने के कार्यकाल में आप देख रहे हो योगेंद्र जी कि राजस्थान के इतिहास में इतनी जबरदस्त कार्रवाई, इतनी इस तरह गिरफ्तारी कि एडीजे लेवल के अधिकारी संभाग पे जा जाके, चाहे वो एंटी साइबर क्राइम का मामला हो, राहुल प्रकाश जी वहां मौजूद रह के, और जिस प्रकार से वीके सिंह जी का मामला हो, पेपर लीक के मामले में, चाहे बाड़मेर जाना हो, कहीं भी जाना हो, इस तरह की मॉनिटरिंग और इस तरह का चुस्त शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल लाल शर्मा जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। ये पहले कभी संभव हुआ नहीं। जी सुना भरत आपने कि जनता को आउटपुट देना है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। इस वजह से प्रशासन को चुस्त रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं। और बड़ी मछलियों की बात आ रही थी, तो कोई बड़ी मछलियों छोड़ा नहीं जाएगा। जल जीवन मिशन भी एक उसका हिस्सा है। योगेंद्र जी, अगर आपको भी ज्ञात हो कि कांग्रेस सरकार में एक पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे, जिन पे भारतीय जनता पार्टी के कभी जो विधायक बने हैं वो किस तरीके से बड़े बड़े आरोप लगाते थे, लेकिन जैसे ही वो दुपट्टा पहनते उसके बाद आज तक हमने उन आरोपों की एक बार भी बहार नहीं सुनी, बौछार नहीं सुनी। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके लिए मैंने पूर्व में भी कहा था कि ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि ये इनके पास आने वाले लोगों को एसीबी, ईडी और सीबीआई से राहत प्रदान कर देती है, जो कि बकायदा एक न्यूज़पेपर में उसका छपाता। और अगर ईडी सीबीआई का अगर हम जिस तरीके से एक्शन वाला ग्राफ देखेंगे तो उसमें भी हमें देखने को मिलेगा जो कन्विक्टेड रेट है, 5200 लोगों के ऊपर इन्होंने चार्जशीट दायर की और उसमें से कन्विक्टेड मात्र 25 से भी कम लोग हुए। तो मैं पुनः यही बात कहना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन जो बात है, इसमें इन्होंने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए। इन्होंने एक अधिकारी एसीएस के ऊपर, जो आईएएस अधिकारी है, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया कि वो किस तरीके से मैनेज करते थे। तो 2 साल हो गए जब आपकी जांच एजेंसी इतनी सक्षम है, जब आपके पास इतने सारे सबूत है, तो क्यों आज वो अधिकारी बाहर घूम रहे, क्यों नहीं उन अधिकारियों को आपने पकड़ा? जब आप एक बयान के आधार पर एक मुख्यमंत्री को 2 साल तक जेल के अंदर रख सकते हैं, तो जब बयान आपको दिए जा चुके हैं, उन बयानों के आधार पर आपने एफआईआर दर्ज की है, तो आज वो अधिकारी बाहर क्यों घूम रहे हैं? कहीं ना कहीं सिर्फ सिर्फ मैं आपको पुनः ये कहूंगा, इन चुनावों के अंदर एक नैरेटिव स्थापित करने की बात रही है। रही बात पेपर लीक की, तो आपने देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये बड़े बड़े मगरमच्छों की बात किया करते थे, ये कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगाया करते थे। 1 साल होने को आया, लेकिन इंच मात्र ये एक सबूत नहीं दे पाए कि किस तरीके से कोई ना कोई, अगर सबूत है तो गिरफ्तार करिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं सन टीवी के माध्यम से कि अगर आपके पास सबूत है ये आप गिरफ्तार करिए। इससे मतलब आरोप लगाकर जनता के बीच में आप एक झूठा आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आपके विचारों को जांच सकी है। 10 महीने से राजस्थान की जनता पीड़ा में है, 10 महीने से राजस्थान की जनता पीड़ा में है। एसआई की भर्ती रद्द कब होगी? एसआई की भर्ती रद्द कब होगी? एसआई की भर्ती रद्द कब होगी? क्या चुप करा दिया किरोड़ी लाल मीणा जी को भाई को टिकट देकर? की बात को कहना चाहूंगा, करा दिया किरोड़ी लाल मीणा जी को उनके भाई की टिकट देकर? क्या चुप करा दिया आपने? राजनीतिक से कोई कानूनी प्रक्रिया है वो रुकनी चाहती है। आपके मान के चलो ये कानूनी अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है भरत जी, आप जानते हो भली भांति रूप से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जो न्याय की जो प्रणाली है वो अपनी तरह से चलती है। उसको राजनीति किसी पार्टी के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को बरी कर दे। अभी एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया है कि वो मैनेज करता था। एफआईआर दर्ज करना अलग बात है। आपने एक आईएएस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया कि वो पैसे मैनेज करता था और अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने के लिए लगातार शर्मा जी ने 12 आदमियों के खिलाफ जो अनुशासनात्मक एफआईआर दर्ज करना अलग बात है और एफआईआर बहुत बात समाज के नेताओं पर जो लगातार है। क्या ममता यादव आप तो एक वकील है, क्या एफआईआर दर्ज होना ये साबित करता है कि वो आरोपी है? देखिए प्रथम दृष्टिया जो है, क्या एफआईआर दर्ज, मेरा सिंपल हाँ या ना, एफआईआर दर्ज होना ये साबित करता है कि वो आरोपी है? मैं आपको एक बात और करना चाहता हूँ, ये आप इस बात में ये जब मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ, क्या एफआईआर दर्ज होती है ये साबित करता है कि वो आरोपी है? नहीं करता। मैं बस कह रहा हूँ, आपने अपना जवाब कहना चाह रहा हूँ, आपने अपना जवाब दे दिया। आपने जवाब दिया कि एफआईआर दर्ज होना ये साबित नहीं करता कि वो आरोपी है। मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, फिर आप क्यों आरोप लगा रहे हैं किसी अधिकारी के ऊपर? देखिए आपने कहा अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया, आरोप का मतलब क्या है? आरोप, आप आरोप का शब्दार्थ तो देखो। आरोप है कि इस तरह का लिटिगेशन है, इस तरह के आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं, लिप्त है। चैनल पर बैठकर नहीं है मंत्री अधिकारी के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप एक चैनल पर बैठकर जब तक सबूत नहीं आ जाते तब तक वो
कन्विक्टेड नहीं हो जाता आप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। अरे आरोप मंत्री जी पे तो आरोप तय हो गए थे, तो आपके मंत्री जी खुल के जवाब दें। मैं जोशी जी बोले वो करेंगे, जवाब में आ रहे हैं ना, और इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपने पेपर लीक घोटाले के मामले में एसआई को गिरफ्तार किया था, वो एसआई जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट चल गए थे, उनकी जमानत हो गई थी ट्रेनियों की, तो हाई कोर्ट ने इमीडिएट रूप से उनकी जमानत को निरस्त किया, क्योंकि कानून इस बात को बहुत गहनता से देखते हैं, न्यायालय है हमारे पास, वो इस बात को तय करते हैं। तो वो न्यायालय तय करेगा कि वो आरोपी है या नहीं है, इन्वेस्टिगेशन वो आरोपी है या नहीं है, न्यायालय तय करेगा। अगर मुकदमा दर्ज करता है तो दर्ज करने के सरकारी एजेंसी अगर किसी के खिलाफ अगर, तो वो प्रथम दृष्टिया साक्ष्य के आधार पर दर्ज होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी इन घोटाले को आप सोचो कि यानी आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ, नेताओं मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो यानी वो शामिल थे। जाबर सिंह खर्रा जी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और आरोप तय हुए थे। नहीं, मैं आपको आरोप तय हुए थे, तो आप मानते हैं कि वो शामिल थे भ्रष्टाचार? मैं आपसे न्याय का निर्णय नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो करोड़ों का घोटाला यहां पर हुआ, क्या फिर ट्रेप की कार्रवाई को भी आप गलत मानोगे? आप रेंडेड जो महराम सैनी गिरफ्तार हुए पोलो विक्ट्री होटल में, तो क्या वो भी गलत है? हमारी ही सरकार में, जो सरकार में एसीबी ने ये कार्रवाई की, आपने तो हमारी ही सरकार के अंदर ये कार्रवाई हुई है, रखी थी आपने हमारी ही सरकार में। 400 जो आप कह रहे हैं वो आप दोहरी चाल चरित्र की बातें कर रहे हैं। आप या तो आरोप मत लगाइए, आप सिर्फ ये कहिए कि एफआईआर दर्ज हुई है, जांच का विषय, अगर कोई आरोपी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। हम यही कह रहे हैं, हमारा पहला सेंटेंस यही है कि उसने पाए जाएंगे, पैसा लिया, उसने भ्रष्टाचार बाद में एक इसने अधिकारियों को मैनेज किया, ये बात मत करिए। स्पष्ट बन से करें, अगर कोई दोषी हो तो डीजी की जो सभा हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने अधिकारियों के सामने ये कहा था, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, कि जो काम अच्छे करेंगे उनको सम्मान और पारिश्रमिक जो है वो मिलेगा, और जो अगर मान लो अपने कर्तव्य निर्वहन में दोषी पाए जाएंगे उनको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दोहराई है नहीं, यही स्पष्ट बार बार कहते जा रहे हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको जरूर जो कानून अनुसार भ्रष्टाचार में वो भी करेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये मानिए, सबूत आने से पहले, किसी को कन्विक्टेड होने से पहले आप ये आरोप तय नहीं कर सकते, जिस तरीके से आपने अभी एक अधिकारी के ऊपर, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के ऊपर आरोप तय किया। आरोप उनके क्ल्यू में है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, लगातार जो सूचनाएं सामने आ रही है और जिस तरह के ईमेल पे आ रहे हैं, जो फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं, और जो 136 करोड़ का पदमचंद जैन के अकाउंट में श्याम ट्यूबवेल कंपनी के नाम में 136 करोड़ का जो है वो अवैध लेन देन का जो मामला हुआ है, और जो पाइप वहां पाए गए हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल में देखा गया है, तो वो चीजें जब तक सामग्री सामने नहीं होगी तो प्राथमिक दृष्टया जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, जो सीबीआई काम कर रही है, जो ईडी काम कर रही है, तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब कोई काम करती है तो क्लू से क्लू जोड़ के चलती है, और क्लू से क्लू जोड़ के चल रही है, तो किसी पूर्व मंत्री के खिलाफ अगर अजीत पवार की क्लोज क्यों हो गई? अजीत पवार को मैं आपके कैसे मिल गई? देखिए, मैं आपको आप बताइए, हेमंत बिस्वा को कैसे क्लोजर रिपोर्ट सजा देना नहीं देना, क्लोजर रिपोर्ट न्याय का काम है। नाम थे, कैसे क्लोजर रिपोर्ट पाए जाते हैं और लगता है प्रथम दृष्टिया उन पर प्रमाणित पाए जाते हैं, वहां तो चार्जशीट पेश होकर आरोप लग चुके थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके दामन के ऊपर दाग होता है, वो बीजेपी में आई है और अपने दाग को धुलाइए। दाग जो अगर घोटाले हैं और उसमें लिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का। हम ये नहीं कहते, अगर मान लो अगर वो जायज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर सजा देती है तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी भ्रष्टाचारी का बचाव करने के लिए कोई ये नहीं कि हमने प्रमाण पत्र बांट दिए को बरी हो गए या उनके इन्वेस्टिगेशन। आपको पता है, अभियोजन स्वीकृति देने के लिए सरकार जब किसी भी मामले में अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो सरकार न्यायालय के माध्यम से उनमें होता है, और अगर किसी कार्मिक विभाग की है तो अगर वो अभियोजन स्वीकृति होती है तो सरकार के, आपके खुद की सरकार में 550 के लगभग अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग थी। तो आप ये मत माने कि किसी का मुकदमा दर्ज हो गया और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, किसी पार्टी में चले गया तो उसके मुकदमे खत्म हो गए। मुकदमे खत्म नहीं होते हैं भरत जी, अगर वो लिप्त पाए जाएंगे तो उनको सजा होगी। ये बात जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस राज्य में मुस्तैदी से कार्य करती है, ये सुशासन को निर्भर करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सुशासन दे रही है। यहाँ आरपीएससी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, अधीनस्थ आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, लाखों करोड़ रुपए के लगातार आपने आज आरपीएससी बिना अध्यक्ष के पिछले 10 महीने से किया क्या आपने पुनर्गठन? आरपीएससी का अध्यक्ष का चयन किया क्या आपने? एक तरफ आरोप लगाते हैं कि आरपीएससी के सदस्य भ्रष्टाचारी, और उसी आरपीएससी से आप भर्तियां करवा रहे हैं, उसी आरपीएससी से आप भर्तियां करा रहे हैं। आरपीएससी का पुनर्गठन, ये आरपीएससी के वही सदस्य है ना जो हमारी सरकार के अंदर थे। जो मांग कांग्रेस कह रही है, जो जोशी जी ने मांग करी है,
जब विपक्ष में थे तब मांग करिए, 10 महीने में आपने क्यों नहीं किया? फिर सरकार आपकी है, आने के बाद इस 10 महीने में क्यों नहीं हुआ आरपीएससी का पुनर्गठन? अब बताओ, आरपीएससी का पुनर्गठन कांग्रेस ये चाहती है योगेंद्र जी की पुनर्गठन करके जो ये जो लिप्त हैं, जो भ्रष्टाचार में जिनकी नौकरियां लगने के लिए, आप जब ये एसआई भर्ती की जो जांच चल रही है लगातार, जो ट्रेनिंग 12 चलिए विकास जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका, विवेक आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा। खैर चलिए, अभी एक बड़ी बात सामने आ गई है कि अब एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज करने की परमिशन जो मांगी गई थी वो दे दी गई है और परमिशन दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई है। जांच होगी, ईडी भी जांच कर रही है, जो एक दूसरे के साथ में जहां जरूरत पड़ेगी वो एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन अब निष्कर्ष क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस का कहना है कि चुनावी फायदे के लिए ये केवल हथकंडे के रूप में इसे अपनाया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।